पुराना फाइनेंस मिनिस्टर नए फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ बयान दे रहा है। इसको कहते हैं मुनाफिकत और दोगलापन। मुल्क के लिए पसीने के साथ साथ खून भी बहाए हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ वारदातें कर रहे हैं। The word was privatized। अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां और गोश्त खाएं, सैलेड का इस्तेमाल करें। When Baba is no more the same Baba, it means कि उनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। हमेशा सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। पैसा तो आता हुआ नजर आ रहा है मुल्क में। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आप कैसे हैं तलहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है आज का कोट ऑफ द डे वर्दा? तला देखें, जैसे जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, हमारी सियासी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो सियासत में हमें बहुत ज़्यादा हलचल नज़र आ रही है और आए दिन हमें नित नए चेहरे नज़र आ रहे हैं। कुछ लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ था, जो ऑडियो लीक्स हुई थी पहले, तो उसमें साफ साफ दिखा था कि लोग सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है। डबल स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से मैं एक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक कोड, जो कि है कि सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। और ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं आजकल तलहा, और यही कुछ पिछले, मैं कहूँगी कि दोबारा से हम 3 महीनों से कराची के साथ हम बेचारों के साथ हो रहा है। अगर हम इस कोड की बात करें तो हमने देखा है सियासत में हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो है सामने हैं, अगर खिताब कर रहे होते हैं अपनी आवाम के साथ, अपनी कौम के साथ, उनको गुस्सा आ जाता है तो वो सामने होते हैं, माइक पे जो अल्फाज बोलते हैं सामने बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ही हमने कुछ लोग देखे हैं जो ऐसे भी हैं जो आवाम के दुख दर्द का बज़ाहिर कहते हैं कि हमें एहसास है, लेकिन पीछे जब कुछ ऑडियो लीक्स आती हैं तो पता चलता है कि अच्छा जी, पीछे से तो ऐसा हो रहा है कि आवाम को यही लोग चक्की में पीस रहे हैं। तला यकीनन आवाम को चक्की में पीसा जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि तो सैलाब मुतासरीन को हेल्प चाहिए। हेल्प के लिए वो चाहते हैं कि लोकल बॉडीज़ हों। लोकल बॉडीज़ के लिए लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होना ज़रूरी है। इलेक्शन हर बार मुलतवी कर दिए जाते हैं और कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। इस दफ़ा बहाना यह बनाया गया है कि पुलिस सैलाब मुतासरीन की सिक्योरिटी में मसरूफ़ है और हम कराची वाले बेचारे 3 महीने और डिले कर दीजिए। अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे लंबी बल्दियाती इंतखाबात की ये कैंपेन इस वक्त पाकिस्तान में चली है, क्योंकि 3 महीने से वो जो कैंडिडेट्स थे वो कैंपेन चला रहे थे, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे थे और बार बार वो इलेक्शन डिले होते जा रहे थे। अब फिर दोबारा डिले हो गए हैं, उनकी ज़मीनें अलग डूब गई हैं, पैसे उनके पास आ नहीं रहे, बड़ी मुश्किल में है वो वर्दा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। दूसरी बात है, कराची भी बहुत मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि कराची वालों के साथ जो हो रहा है, टूटी हुई सड़कें बन नहीं रही हैं। जब बारिश हुई है उसके बाद से जो रोडों का हाल है वो हम सब जानते हैं। उसके अलावा रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब ये क्रिमिनल्स का शहर अगर हम कहें तलहा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि स्ट्रीट क्राइम्स का रेशो इतना बढ़ गया है कि अल्लाह की पनाह। मजीद आगे जाके शो में इस बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। लॉन्ग मार्च कब और कैसे होगा? खान साहब आज पेशावर में बड़ी बैठक लगाएंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के। केपी में क्या हो रहा है, कब बेहतरी आएगी, जानेंगे। तैमूर जफर झगड़ा से आज हमारे मेहमान होंगे। रोशनियों के शहर पर लुटेरों का राज, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिसको चाहते हैं लूट कर चले जाते हैं। सितंबर में हजारों शहरियों को नकदी से महरूम कर दिया गया। मज़ाहमत पर 34 लोगों की जान चली गई। पुलिस नाकाम और डाकू बेलगाम। जाड़े के आने से पहले मौसमी बीमारियां आ गई। नज़ला जुकाम आम, गले की सोजिश से भी लोग परेशान। हर कोई मुख्तलिफ टोटके इस्तेमाल करने लगा। जानेंगे प्रोग्राम में कौन सा है बेहतर टोटका। और उस्मान वजीर के बाद शोएब खान की धूम। पाकिस्तानी एथलीट्स बॉक्सिंग की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। फख्रे पाकिस्तान आज होंगे हमारे मेहमान। जी तलहा, तो आज आपको पता है टॉप ट्रेंड्स में क्या चल रहा है? बताइए। वही क्रिकेट होगी, वही सियासत होगी, वही सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट ट्विटर के ट्रेंड्स जो है ना, मुझे लगता है इतने आराम से बन जाते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी हर आधे घंटे में अपना नया ट्रेंड क्रिएट करवाती है। और यकीनन दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। अब देखिए आज क्या है, आज भी कुछ ऐसा ही होगा, दिखाइए। नहीं, लेकिन आज लकीली ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के ट्रेंड्स बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आज बर्थडे डे ट्रेंड कर रहा है, यानी कि आज खान साहब की सालगिरह है। हमारी पूरी टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हम विश करेंगे इमरान खान साहब को हैप्पी बर्थडे। और यही ट्रेंड टॉप ट्रेंड भी है, आप अगर ट्विटर पे देख सकते हैं कि हैशटैग खान साहब को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी तरफ शादाब खान की बर्थडे है आज, तो शादाब खान को भी हमारी पूरी बोल न्यूज़ नेटवर्क की टीम की जानिब से हैप्पी बर्थडे।
यकीनन खान साहब की बर्थडे के लिए मुझे उम्मीद है कि बोल पे कोई ना कोई ट्रांसमिशन प्रोग्राम खास होगा, बड़ा सा केक आएगा और बड़ी जश्न की तैयारियां की जाएंगी, अल्लाह खैर करे। लेकिन उसके साथ साथ ये देखें आप, सालगिरह तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन और भी सब सियासी और क्रिकेट वाली चीजें भी हैं अभी तक कहीं ना कहीं, वो भी आई जाएंगी। ये देखें थर्ड फोर्थ पे कहीं ना कहीं होती है, लेकिन वैसे आज इतनी है नहीं। तलहा आज सुबह देखा जाए तो ये 2 ट्रेंड कर रहे हैं। अभी क्रिकेट का कल ही भूत उतरा है, हम कप हार गए हैं, तो हमने कहा थोड़ा सुकून से बैठा। लेकिन रमीज राजा ने कहा है कि वो मुतमईन है टीम से, जो परफॉर्मेंस टीम में दी है वो मुतमईन है, बड़े ही कॉन्फिडेंटली वो कह रहे थे। खैर, लेकिन अगर अच्छी बात है अगर रमीज राजा साहब मुतमईन है, जब भी टीम ऐसी है, और वी होप के वर्ल्ड कप भी हमारी टीम जीत के आ जाए। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं अगर हम सियासत की जानिब, तो सियासत में दोबारा से हलचल जो चल रही थी तलहा, वो मजीद थोड़ी सी बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज KPK का रुख कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि जल्द ही वो कॉल देने वाले हैं, हफ्ते वाले दिन उसका इम्कान भी है। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है तला। राइट सर, सियासी गहमे गहमे जो रूज पे है वो इसकी 2-3 वजूहत। एक वजह तो ये है कि कल जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए तो उनसे पूछा गया कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई अहम लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोलता नहीं और सच बोल नहीं सकता। जिसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए कि यकीनन किसी ना किसी से मुलाकात हुई है, लेकिन वो सच बता नहीं सकते, किससे हुई है, इसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयाँ शुरू हो गई। लेकिन हकीकत क्या है पूछेंगे झगड़ा साहब से। और साथ साथ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अभी आए हैं इसहाक डार साहब, जिन्होंने साल 2000 में एफिडेविट भी लिख के दिया था मनी लॉन्ड्रिंग का, नंबर फजिंग के वो माहिर कहलाते हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं तो 15-20 साल से IMF से डील कर रहा हूँ और मैं बड़े प्यार से कर लूंगा, मसला ही नहीं है। शायद इसीलिए हम IMF के दलदल से निकल नहीं पा रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने ऑन द अदर हैंड वर्दा कह दिया है कि जो मैं वादा करके आया था IMF से वो तो इसहाक डार पूरा नहीं कर रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो गई। तैमूर जफर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, KPK के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। ये बताइए कि अब क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, जो खिचड़ी पक रही है PPML-N के अंदर? पुराना फाइनेंस मिनिस्टर नए फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ बयान दे रहा है कि भाई जो वादे मैंने किए थे IMF से वो पूरे कर नहीं रहे आप, मुश्किलात मेरे लिए भी खड़ी होंगी, आपके लिए भी खड़ी होंगी। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? पुराना फाइनेंस मिनिस्टर नए फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ बातें कर रहा है। उनके ख्याल में 6 महीने डार साहब ने उनके अगेंस्ट कंस्पायर किया। नए फाइनेंस मिनिस्टर ने इमीडिएटली स्टेटमेंट दी कल रात हामिद मीर के शो पे कि मिफ्ता साहब मेरी मिनिस्ट्री में दखल अंदाजी ना करें, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। जब इनकी मर्जी हो तो ये कहें कि IMF के एग्रीमेंट के अंदर कोई ख़त लिखे, कोई ये बात कहे कि सैलाब के बाद एग्रीमेंट जो है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, तो वो ट्रेटर बनना है, गद्दारी करना है। लेकिन एग्रीमेंट बनाने के 2 दिन बाद उस एग्रीमेंट को खुद से ही ये लोग वायलेट करें, और रात को IMF की स्टेटमेंट आए कि IMF से कोई जो है वो परमिशन नहीं मिली कि पेट्रोल की कीमतें कम करें या ज़्यादा करें। अब ये आप देख लें, इसको कहते हैं मुनाफकत और दोगलापन, और इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि ना इनको मईशत की परवाह है, ना इनको फिक्र है, और ये इतने कंफ्यूज्ड हैं कि इनको ये नहीं पता कि लेफ्ट जाना है और राइट जाना है। सही। तैमूर साहब, आज इमरान खान साहब KPK का दौरा कर रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं, तो कुछ अहम ऐलानात मुतवक्का हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि हफ्ते को इम्कानात हैं कि आप लोग लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। ये लॉन्ग मार्च ही होगी, धरना होगा, और ये ऐलान हफ्ते तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई बड़ी चेंजेस या कुछ अहम ऐलानात आज सामने आएंगे? ये पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है और किसी टाइम भी पॉसिबल है, लेकिन एक चीज़ जो हकीकत है वो ये है कि ये मुल्क इमरान खान के पीछे खड़ा हुआ है, और इस मुल्क को इस PDM हुकूमत का असली चेहरा एक्सपोज हो गया। इसलिए जो आपका पहला सवाल था उसका हल भी है इलेक्शन, और जो दूसरा सवाल है उसका हल भी है इलेक्शन। मसला ये है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पूरी दुनिया को अभी साफ नजर आ रहा है कि उसमें सारी पार्टियां क्लीन स्वीप हो जाएंगी। लेकिन इलेक्शन तो लग नहीं रहा ना कि हुकूमत करवाना चाह रही है। कल एक निजी TV चैनल पे क्लियरली उन्होंने कहा है कि आप लोग इलेक्शन के लिए ही लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, उसी के लिए ही आगे आ रहे हैं। तो वो लोग वही डेट देंगे, या तो अगस्त 2023 हो जाएगी या जून 2023 हो जाएगी, होना अगले साल ही है। ये बात क्लियरली वाजे कर दी है उन्होंने कल एक निजी TV चैनल में इंटरव्यू देते हुए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ रही है
और जो ये अवाम का समंदर देखेंगे तो उसके लिए तैयार रहें। और जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो आपने पहले सवाल में पूछ लिया, लेकिन फायदा तो नहीं है ना उसका तैमूर साहब। अगर आप लोग लॉन्ग मार्च देने के बावजूद भी इतने टाइम बाद ही इलेक्शन अपने टाइम पे ही होने हैं, और जब आप लॉन्ग मार्च देते हैं तो वो अनाउंस ही डेट अगले साल की करते हैं, तो फिर फायदा क्या लॉन्ग मार्च का? नहीं, देखें, अवाम की ताकत का फायदा होता है। अगर ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट घबरा गई है और अगर इनके चेहरे एक्सपोज हो गए हैं और अगर ये हर रोज गलती कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी लाखों करोड़ों लोग इस तादाद में इस तरीके से नहीं निकले जो इमरान खान के लिए पिछले 6 महीने निकले। और मुझे एक ऑप्टिमिस्ट कहें, ये वो मौके होते हैं, वो मोमेंट्स होते हैं जहां पे मुल्क की तकदीरें एक्चुअली बदल सकती हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब कॉल दें, हमारा काम है उनको सपोर्ट करना, क्योंकि घर बैठे बैठे मुल्क जो है वो नहीं तब्दील। तैमूर साहब ये बताइए, चाहे उसमें 1 दिन लगे या 10 दिन लगे, राइट सर, अगर मुल्क को तब्दील करना है तो फिर अवाम ने अपनी ताकत दिखानी है, और इसकी कई मिसालें पूरी दुनिया में तारीख में मौजूद हैं। राइट, यकीनन हम देख भी रहे हैं दुनिया में, इस वक्त भी ईरान में हम देख रहे हैं आवाम अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, इराक में कर रही है। ये बताइए तैमूर साहब, इसहाकडार के आते ही जिस तरह डॉलर नीचे आया, जिस तरह पेट्रोल नीचे आया, वाजे हो गया है कि नंबर फजिंग इनसे अच्छी शायद कुछ और कर नहीं सकता है। इस नंबर फजिंग का इम्पैक्ट क्या आएगा, जरा बताएंगे आप हमें? देखिए, फिलहाल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी को, ताजर को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आम सिटीजन को, सूबों को कोई क्लैरिटी नहीं है, कंप्लीट कंफ्यूजन है कि ये गवर्नमेंट क्या जा रही है, कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात क्या होंगे। बिजनेस कम्युनिटी कैसे इन्वेस्ट करे जब एक दिन डॉलर 10 रुपए नीचे, एक दिन डॉलर 10 रुपए ऊपर, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो नीचे जा रहे हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहे कि अभी IMF के एग्रीमेंट पे दस्तखत जो इंक है वो ड्राई भी ना हुई हो, आप उसको कॉन्ट्रीवीन करने लग जाएं, और जिस बंदे को आपने 6 महीने भेजा है उसको जो है वो आप खुद बाहर भेज दें और कह दें कि नहीं ये नहीं जानता था, अब दूसरा आ गया जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल 180% 180 बोलेंगे पुराना वाला झूठा था। तो हमें तो खुद अपना रोना रो दिया उसमें इशू ये है कि ये अभी ऐसे टाइम है कि पाकिस्तान की मईशत के पास वो वक्त नहीं है। जो दवाई चाहिए, जो करेक्शन चाहिए, उसके लिए एक 5 साल हुकूमत चाहिए। ये अभी हर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहा है। तैमूर साहब, अगर इलेक्शन में आप लोग आ जाते हैं तो आपके पास कोई है? जी नंबर फजिंग से मईशत तो नहीं ठीक हो जाएगी ना। अगर मैं कहूं कि महंगाई है ही नहीं, तो इस बाजार में आटा तो नहीं सस्ता हो जाएगा। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अगर इलेक्शन होते हैं और आप लोगों की हुकूमत आती है तो क्या आप लोगों के पास मईशत का बेहतरी के लिए कोई प्लान है? अगर है तो क्या प्लान है, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? प्लान है, प्लान पे काम भी हो रहा था। ये बात हम नहीं कहेंगे कि ये फिक्स करना आसान होगा, क्योंकि हमें रिजर्व्स फिर से बिल्डअप करने पड़ेंगे। हमें जो रास्ता शुरू किया था एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करने का, उस पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सी डीरेगुलेशन करनी है, उससे बाकी वही इंसेंटिव्स देने हैं जो कि एक्सपोर्ट हो। हमें जो है एक चीज जिस पे काम करना है, हुकूमत की साइज पे, हुकूमत की इफेक्टिवनेस पे, क्योंकि बेहतर लोग होंगे, जल्दी डिसीजंस लेंगे। ये जो इनर्शिया है, ये जो रेड टेप है सर, हकीकत तो झगड़ा साहब ये है ना, देखिए आपको भी 3.5 साल हुकूमत मिली थी सर, लेकिन हम IMF के एक जाल में, एक दलदल में फंसे हुए हैं। अजीब सी बात है कि दुनिया रशिया से और ईरान से ऑयल खरीद सकती है, इंडिया खरीद सकता है, श्रीलंका खरीद सकता है, हर मुल्क चाइना खरीद सकता है, पाकिस्तान नहीं खरीद सकता। सर, कब तक हम अपने पैर पे ऐसे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे? मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि मैंने PTI के लिए वोट किया था, लेकिन मेरी जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं बड़ा इस वक्त डाउट में हूं कि अगर आप भी आएंगे तो शायद वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। हम बड़े अकेले खड़े हुए हैं दुनिया में, हम नहीं अपने मफाद में फैसले कर रहे हैं, हम सिर्फ सियासी मफाद में फैसले कर रहे हैं। झगड़ा साहब, आप किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचें। शायद जब 2019 में पुलवामा का अटैक हुआ था तो उस वक्त आपको फख्र होगा कि इमरान खान जैसे एक लीडर खड़ा था जिसने इंडिया को आंखों में आंख मिला के देखा और ऐसे सर आंखों में आंख मिलाने से गरीब आदमी का भला नहीं होना। झगड़ा साहब, गरीब का भला करें सर।
मुझे 2 मिनट दे सर कि मैं आपको, ठीक है। इसी तरह जब ये कैसे मुल्क है जहां पे कभी सोशल सेक्टर में उस तरीके का काम नहीं हुआ जिससे पूरा मुल्क फायदा उठाए, तो जब हमने यूनिवर्सल सेहत कार्ड का लॉन्च किया तो वो इतना कामयाब हुआ कि मरियम बीबी शहबाज शरीफ को कह रही है कि इसको बंद कर दो क्योंकि इससे अवाम का फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है और सारी जो क्रेडिट है वो इमरान खान को जाएगी। अब एक दिन में मुल्क ठीक नहीं होते, इश्यूज थे, इश्यूज रहेंगे, लेकिन जैसे एक्सपोर्ट ज्यादा हुई, जैसे कोविड के अंदर मईशत में ग्रोथ हुई, महंगाई जीरो नहीं हुई, ना हो सकेगी, लेकिन जब आप इन 6 महीनों का कंपैरिजन कर दें ना पिछले 3 सालों के साथ, और अगर अभी फ्लड्स का क्राइसिस है, उस वक्त सदी में एक बार आते हुए जो पैंडेमिक होता है कोविड का, उसका वो क्राइसिस था जिससे पूरी दुनिया की मईशत तबाह हुई थी। तो अगर आपने वाकई मईशत ठीक करनी और मुल्क को बेहतर करना है कि अपने पैरों पे खड़ा हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो आपकी मईशत हो, तो आपको कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। हम ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकते सर, मुझे बताएंगे प्लीज, हम ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकते? झगड़ा साहब ये बता दें मुझे। जी क्या बता दें? हम ईरान से तेल क्यों नहीं ले सकते? स्मगल करके हम हब तक ले आते हैं, लेकिन हम ऑफिशियली खरीद नहीं सकते। इंडिया खरीद सकता है, चाइना खरीद सकता है। यार क्या मसला है? मैं तो मेरे ख्याल में ले सकते हैं जिस दिन आप खुद मुख्तारी की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस के साथ इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। रशिया से तेल लेने गए थे, जब खान साहब रशिया गए तो कितना प्रेशर था कि ना जाए, लेकिन रशिया जाने में तो कोई इशू नहीं था ना, तो वो गए। अब अगला कदम था तेल लेना, ठीक है, लेकिन जब हम खुद इतने डरेंगे कि जो हमारे इंटरेस्ट में डिसीजंस होंगे वो हम नहीं लेंगे, और जिस रास्ते पे हम रवाना हो जाएंगे हर 2-3 साल बाद उसे रोक देंगे, तो फिर आप गोल जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वरना आप कोरिया देख लें, आप इंडिया देख लें, आप सिंगापुर देख लें, आप मलेशिया देख लें, 10 से 15 साल कोई मुल्क क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी के साथ सही रास्ते पे जाए, उन मुल्कों की तकदीरें बदल जाती हैं। सिंगापुर में, मलेशिया में, लेकिन चाइना में मसला ये है ना कि हम अपने मुल्क को चलाने के लिए IMF की तरफ ही देखते हैं, और हमारी इस वक्त मजबूरी बन गई है। अगर हम IMF के सारे हुकाम नहीं मानेंगे तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता। हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, ये बात भी हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगी आपसे, आप हमारे साथ हैं तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली आपसे ही बात पूछ लूँ कि आपने अपनी ही हुकूमत के अगेंस्ट में IMF को एक लेटर लिखा था जिसमें आपने मेंशन किया था कि ये हुकूमत IMF की पॉलिसीज़ पर सही से अमल नहीं कर रही है। तो क्या ये सही था? क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं कि हमें IMF के जो उसकी किस्त आनी थी उसकी कितनी ज़रूरत थी, और उस वक्त आपका ये लेटर जाना, ये काफ़ी ज़्यादा सवालात खड़े किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि लेटर भेजना सही था, और अगर आपने भेजा भी था तो क्यों भेजा था? रीज़न क्या? पता है ये जो प्रोपेगेंडा हम करते हैं ना, सॉर्ट ऑफ झूठी स्टोरीज बना के, झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन इन्हीं से हम जो है वो अपना ही नुकसान ज्यादा कर देते। मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार ऐसे लेटर लिखूंगा, क्योंकि उन लेटर्स लिखने की मुझे इजाजत है, और अगर हमने सख्त फैसले करने हैं और सख्त इकदामात लेने हैं तो वो हमने डिस्कस करने हैं। वो लेटर मेरा मिफ्ता इस्माइल को 3रा लेटर था। वो जब लिखा था तो उसमें एक लफ्ज खुद से लिखा था ताकि उसकी डील पे कोई इंपैक्ट ना हो, और वो तो साबित हो गया, डील हो गई। और तीसरी बात, जो उसके कंटेंट्स थे वो हमारे साइन शुदा MOU का हिस्सा थे IMF के साथ ही, और उसी तरह के 8 खत मैंने उस दिन अपने कंप्यूटर पे देखे, अपनी गवर्नमेंट में PTI के गवर्नमेंट के दौरान लिखे। वो सियासत नहीं करते थे, उनकी वजह से हम नेगोशिएशन कर देते थे, तो जो हमारी ये एग्रीमेंट्स होती थी वो बेहतर हो जाती थी। इन्होंने सियासत की, लेकिन जिसने सियासत की उसको अपनी पार्टी ने खुद ही फारिग कर दिया। और अगर उस लेटर में मसला होता तो आज ये हुकूमत IMF की डील की खिलाफ वर्जी खुद ही ना करती। मीडिया में तो बातें छुप जाती हैं, लेकिन जिसको पता होता है वो क्लियरली देख सकता है। ठीक है साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, एक खबर कल जो स्टेटमेंट खान साहब ने दी अदालत में कि मैं
झूठ बोलता नहीं, सच बोल नहीं सकता। क्या इमरान खान साहब की चीफ से मुलाकात हुई है सर मुज़ाकरात के हवाले से? यस और नो बता दें जल्दी से। खान साहब यस और नो नहीं बता सकते, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर होते हुए मैं कैसे बताऊंगा? उसका जवाब तो खान साहब ने खुद। सर आपका नाम तैमूर सलीम झगड़ा है, आप माशाल्लाह से हमेशा सच बोलते हैं। इमरान खान के आप साथी हैं, पीटीआई के लीडर हैं, तो हम तवक्को कर रहे थे कि शायद आप हमें कोई लीक कर दें कोई खबर। लीक्स में मैं खास तौर पे बिलीव नहीं करता। जो लीक्स के नाम पे मेरे साथ या किसी भी सियासतदान के साथ हो, मेरे ख्याल में उसमें सबसे बड़ा सवाल लीक होना नहीं है, लेकिन ये है कि किसी के बेडरूम में, किसी के ऑफिस में, किसी के फ़ोन कॉल पे जो है वो किसी का फ़ोन कॉल टैप करना गैर कानूनी तौर पे, मेरे ख्याल में ये सवाल भी होना चाहिए कि ये जुर्म है या नहीं है, वरना फिर सारे सरकारी अफसर्स के सारे फ़ोन कॉल्स, सारी कॉन्वर्सेशंस ऑन द रिकॉर्ड होनी चाहिए। और मैं अक्सर अभी जब फ़ोन पे बात करता हूँ तो मैं 2 बार सलाम करता हूँ, एक बार जिसने फ़ोन किया होता है और एक बार जो सुनने वाला होता है। चलें, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तैमूर सलीम झगड़ा साहब केपीके के वजीर ख़ज़ाना मौजूद थे। अच्छी बात की उन्होंने कि 2 दफ़ा वो सलाम करते हैं, एक बार टैप करने वाले को और एक बार जो फ़ोन की दूसरी साइड पे उसको। लेकिन खैर ये वाकई एक अच्छी बात नहीं है तला मेरी नज़र में, कि जिस तरह से हमारे मुल्क की सिक्योरिटी एक कहते हैं ना कि एक सवालिया निशान बना हुआ है कि कहाँ से चीज़ें टैप हो रही हैं, फ़ोन कॉल्स टैप हो रहे हैं, आवाज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं, की पॉलिटिक्स, मईशत, सियासत, आपकी सोसाइटी, मुआशरत, सब सवालिया निशान बना हुआ है। इसी सवाल के ऊपर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक भी सवालिया होना चाहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं सबसे ज्यादा वेट कर रही थी कि ये ब्रेक खत्म हो, हम जल्दी से ऑन एयर आए, क्योंकि तलहा कब से मुझे तंग कर रहे हैं कि वो एक सरप्राइज लेके आए हैं, वो सरप्राइज ऑन एयर देंगे। तलहा क्या सरप्राइज? खबर ये है वर्दा कि चीन जो है ना वो पाकिस्तान से गधे और कुत्ते इंपोर्ट करना चाहता है। वो कह रहा है कि उन्हें, तो कल की खबर है तलहा, उन्हें गधे और कुत्तों का गोश्त बहुत पसंद है और वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से ये इंपोर्ट करें। और जो हमारी अब कमेटी थी इस्लामाबाद में, उन्होंने बोला कि यकीनन ये बहुत बड़ी मार्केट है गोश्त की, हमें इनको गधे और कुत्तों का गोश्त सप्लाई करना चाहिए। अब देखते हैं कितनी तिजारत होती है, कितने हजार गधे, कितने हजार कुत्ते हम चाइना भेजेंगे उनकी खुराक के लिए। तलहा रियली आई मीन आर यू श्योर कि खाने के लिए गधे और ये जाएंगे, डॉग्स जाएंगे चाइना? ये तो मुझे पता है कि वो गधा गाड़ी बनाएंगे इससे। नहीं, आई वाज लाइक सीरियसली मेरी नजर से ये खबर गुजरी थी, मैंने कहा कि हम सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत में हुकाम ने बताया कि चाइना पाकिस्तान से इंपोर्ट करना चाहता है और ये भी ब्रीफिंग दी गई कि कितनी बड़ी मीट की मार्केट है, तो अंदाजा कीजिए। खैर आपको मालूम है ना, मोइन अली ने बोल दिया कि मुझे कराची का खाना ज्यादा अच्छा लगा था, लाहौर का नहीं। तो बस गोश्त के ऊपर मेरी नजरें हैं, वो गोश्त कौन सा था जो उनको लाहौर में खिलाया गया? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बदनाम कराची है लेकिन कंप्लेन लाहौर की है, कंप्लेन लाहौर की आती है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाएंगे हम हमारे हीरो पाकिस्तानी से तलहा। तो कल भी हमने आपको मिलवाया था एक बेहतरीन बॉक्सर से, और आज भी हम आपको मिलवाने वाले हैं एक मायानाज बॉक्सर हैं, शान पाकिस्तान है, मोहम्मद शुएब खान उनका नाम है। और थाईलैंड में अपनी तीसरी फाइट के तीसरे राउंड में थाईलैंड के ओपोनेंट को उन्होंने नॉकआउट कर दिया था और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। ये जनाब नेशनल चैंपियन हैं 2015 से और एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अभी जो थाईलैंड में बॉक्सिंग कंपटीशन हुआ था उसमें इन्होंने परफॉर्म किया, खेला था, फाइट की थी, क्योंकि ये एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहते थे और फाइनली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने कि ये क्वालिफाई अब कर गए हैं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और इनसे बातचीत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम सलाम जी शुएब साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। खैर मुबारक, थैंक यू, शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियन क्वालिफाई हो गया हूँ। अभी जो लाइट वेट के डिग्री में जो टाइटल है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया में ये क्वालिफाई करने के लिए मुझे मौका मिला और इंशाल्लाह इसको मैं विन करके अपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा इंशाल्लाह। कैसा रहा आपका सफर? क्या आपकी मुश्किलात रही सफर में? किसने आपको सपोर्ट किया? किसने आपको मोटिवेशन दी? कुछ बताइए अपनी जिंदगी के सफर के बारे में। जी सर, जैसा कि आपको पता है तकरीबन गेम्स है 34-35 गेम्स होते हैं, जिसमें बॉक्सिंग वो गेम है अक्सर गेम जो मतलब लोग कहते हैं कि हम लोगों ने मुल्क के लिए पसीना बहाया है, मगर हम लोगों ने मुल्क के लिए पसीने के साथ साथ खून भी बहाया है। ये जो हमारा बॉक्सिंग गेम है सबसे डेंजरस गेम है
मैं जब भी दोस्तों से घूमता रहता तो तकरीबन मैंने फुटबॉल भी खेले, क्रिकेट भी खेले, काफी गेम्स खेले। तो मैंने दोस्तों को कहा मैं कैसे गेम्स के लिए मुल्क के लिए कुर्बानी दूंगा ताकि मुल्क सुनहरे अल्फाज में मुझे हमेशा फिर याद रखे इंशाल्लाह। तो फिर इन्होंने कहा कि शेफ आप बॉक्सिंग को चूज करो, वो जो आमिर खान आप देखो वर्ल्ड चैंपियन बन गए, इसी तरह मतलब काफी जो वर्ल्ड चैंपियन थे मैट टेसन हो गया, इसी तरह के मोहम्मद अली किले, इनके नाम सुनते ही तो मुझे शौक हुआ। तो मैंने कहा ठीक है मैं इंशाल्लाह इस गेम को ज्वाइन करूंगा। जब इस गेम को मैंने ज्वाइन किया सर, जैसे कि आपको पता है फिर फैमिली की तरफ से भी काफी रुकावट थी कि ये इतना डेंजरस गेम है और शेफ आप इसको किस तरह मतलब ज्वाइन कर रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल गेम है। तो फिर सर शौक था, मैंने कहा नहीं मैं इस मुल्क के लिए कोई इस तरह का नाम कमाना चाहता हूँ ताकि मुझे पूरे दुनिया मतलब सुनहरे अल्फाज से याद करें और मैं अपना मुल्क का झंडा पूरी दुनिया में रोशन कर सकूँ। तो फिर मैंने गेम स्टार्ट किया सर। पहले तो तकरीबन 5 से 6 साल तक तकरीबन घर की तरफ से सपोर्ट मिलता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सर इसी तरह मतलब मुझे MPCHS जो मल्टी B17 की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला, जिसके जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असलम राव साहब और प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम राव साहब, जनरल सेक्रेटरी चौधरी नदीम सलवर साहब, इसी तरह काशिफ अटोज जिनका ताल्लुक दुबई से शारजा से, उन्होंने मुझे दुबई से सपोर्ट किया। WD कोयटा का अजय आरिफ खान बड़े ने भी मुझे सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। इसके अलावा कलसूम इंटरनेशनल अस्पताल जो इस्लामाबाद में, उन्होंने भी मुझे स्पॉन्सर किया। सर मैं तमाम स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अच्छे दिल से मशहूर हूँ इनका। तो इंशाल्लाह अभी ये फाइट जीत कर आया, देखते हैं सर हुकूमत आगे क्या एग्जाम लेंगे हमारे लिए। इंशाल्लाह शेफ साहब, ये तो सबका ही गिला रहता है कि हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं होते, हुकूमत की कहीं कोई सपोर्ट नहीं होती है आप जैसे खिलाड़ियों के लिए। हाँ अलबत्ता क्रिकेट में सारा ध्यान लगा दिया जाता है, लेकिन अब देखने में ये आता है कि तमाम बॉक्सर्स जो अच्छे हैं आप जैसे हैं जो एशियन चैम्पियनशिप जीत चुके हैं, वो अपने अपने बॉक्सर क्लब्स खोल लेते हैं, अपनी अपनी ट्रेनिंग सेंटर्स खुद से खोल लेते हैं, अपनी मदद आपके तहत खुद भी ट्रेनिंग करते हैं, दूसरों को भी आगे आने का मौका देते हैं। तो क्या आपने भी कोई इस तरह क्लब वगैरह खोला हुआ है? जी मेरा तकरीबन मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मैं अपने स्टूडेंट के साथ मतलब पार्टनरशिप बेस्ड ट्रेनिंग करता हूँ। तो मैं इनको यही कहता हूँ, अपने स्टूडेंट को मैं वाज़ेह मिसाल लेता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करो तो इंशाल्लाह आप लोग भी सब शेयर बनोगे, कल आप लोग भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के चैंपियन बनोगे। तो वो लोग मेरे साथ शाना पशाना खड़े होकर मतलब ट्रेनिंग करते हैं। मैं कहता हूँ डर तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये गेम जो कुछ मतलब सख्त है, मुश्किल है। अभी अक्सर गेम इस तरह है कि मतलब उसमें मतलब वेट की कमी नहीं होती है, वो लोग अगर सख्त ट्रेनिंग करते हैं तो फिर खाते पीते भी हैं। इस वेट में जो है मतलब इस गेम में जो हम लोग वेट भी लूज करते हैं। हमारा जो पहला अपोनेंट होता है वो वेट होता है, हम जो वेट को बराबर करते हैं तब मध्य मुकाबले में हमारा उसी वेट का होता है। उसके बाद फिर हम लोग मतलब मुकाबले के प्रॉपर अपने आप को तैयार करते हैं। इसी तरह मतलब अपने साथ इस तरह स्पेयरिंग पार्टनर रखते हैं जो मुझसे अच्छा हो, जो फाइट पार्टनर मेरा होता है वो इस तरह होना चाहिए जो मुझसे अच्छा हो, मैं उससे जब फाइट खेलूंगा तो अच्छा बनूंगा। अगर मैं अपने आप से कमजोर से फाइटर से फाइट खेलूंगा तो मैं भी कमजोर होता रहूंगा। राइट से ये बता दीजिए, अब क्योंकि आप हैं इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर माशाल्लाह से बन गए हैं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि बॉक्सिंग एसोसिएशन अपना काम कर रही है? क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पैरेलल 4-5 एसोसिएशन बन गई हैं और हर एसोसिएशन कहती है कि मैं सही हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपने कहा, या तो पाकिस्तान में तो मेन जो हमारी प्रॉब्लम है कोर्ट की जो पॉलिसी है वो यही है, 2 से 3 फेडरेशन बने हैं, हर एक मतलब अपने मनपसंद के लोगों को मतलब सिलेक्ट करते हैं, मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये हम लोग हुकूमत से मतलब ये रिक्वेस्ट करते हैं हुकूमत वाला से कि इन लोगों के कोई इस तरह के एकदम कोई तरह का इलेक्शन कराएं ताकि मतलब कोई अच्छे लोग आ जाएं। और शुएब यकीनन ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की सरपरस्ती से ये 3-4 एसोसिएशन बनती हैं, अगर वो चाहे तो फौरन से एक एसोसिएशन बन जाए, एक भी बना सकते हैं। बिल्कुल राइट, यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हीरो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होश में आए, खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, 4-4, 6-6 एसोसिएशन ना बनाए, क्योंकि यकीनन ये करप्शन की निशानी है, ये 2 नंबरी की निशानी है कि अंदर से पैसे ले लेते हैं, सबको एनओसी दे देते हैं कि हाँ आप अपनी एसोसिएशन बनाएं, अपने इवेंट्स करवाएं, हम आपको पहचानते हैं। अगर ये सिर्फ एक एसोसिएशन को रिकग्नाइज करें, बाकी सबको इलीगल कर दें, तो खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। हो ये रहा है कि जो पैसे खिलाड़ी के लिए आते हैं वो एसोसिएशन के हुक्काम खा जाते हैं, खिलाड़ी बेचारा अपनी मदद आपके तहत दुनिया भर में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम का जज्बा लिए घूम रहा होता है और उम्मीद कर रहा होता है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे, कोई स्पॉन्सर आ जाए। इसी उम्मीद पे ही हम चलते हैं हमेशा। तला हम कहते हैं कि काश हुक्मरानों को एक कहते हैं ना कि नज़र डाल दें क्रिकेट के अलावा भी किसी और स्पोर्ट्स पे, काश वो ऐसा कर दें, काश हमारे मुल्क में बेहतरी आ जाए। ऐसे ही हम कहते हैं काश हमारे कराची में ही बेहतरी आ जाए, और ख़ास तौर पे कराची में जो इस तरह की डकैतियों के वारदात, स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, ये हमारा रोज़ का शिकवा हो गया है। हम खुद घर से निकलते हुए जो है वो सोच रहे होते हैं कि क्या हम घर से बाहर निकल रहे हैं। हर आदमी के लिए ज़रूरी हो गया है। आपको शूटिंग क्लासेस लेनी चाहिए, आपको प्रोफेशनल हायर करना चाहिए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का लाइसेंस लेना चाहिए, क्योंकि एक बात वाज़ेह है कि इदारे आपको महफूज नहीं कर सकते, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते। अपना तहफ़्फ़ुज़
खुद यकीनी बनाइए। लेकिन तलहा वेपन रखने के लिए भी और चलाने के लिए बहुत बड़ा जिगर होना जरूरी है। ट्रेनिंग लीजिए, अभी मैंने कहा ट्रेनिंग लीजिए। यार यहाँ पर ट्रेनिंग भी तो होना इतना आसान थोड़ी, एक लाइसेंस आपको वेपन का मिलना वो भी इतना आसान नहीं है। जब फैमिली के साथ आप निकलते हैं तो आपको अपने से ज्यादा फैमिली का खतरा होता है। सितंबर के महीने में 30 दिनों में 34 शहरी कत्ल कर दिए गए हैं। कोई भी जगह सेफ नहीं है। आप मॉल्स चले जाएं, अगर आप वीडियोस देखें सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं कराची में, बच्चों को स्कूल से लेके एक माँ आ रही होती है, वहां पे उसको लूट लिया जाता है। मॉल से बाहर निकल रहे हैं, वहां लूट लिया जाता है। घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बच्चे के साथ साथ डकैत घर में दाखिल हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप उनको मोबाइल ना दें या उनके पास ज्यादा सामान ना निकले, आपके लिए उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। आप उसको एक साथ 2-3 फायर करके उसको हलाक कर देते हैं। इतना बुरा इस वक्त सिचुएशन सूरत हाल चल रही है कराची की। लेकिन अफसोस हमारी पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं होश में आ रहे हैं, क्यों नहीं इस स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा रहा। थाना कल्चर हमें समझना बहुत जरूरी है। थाने के अंदर जो FIR का रजिस्टर होता है, जो रोजनामचे का रजिस्टर होता है, तो क्या वो हुकूमत थाने को प्रोवाइड करती है? नहीं, थाने वाले खुद अपनी जेब से खरीदते हैं। जो मोबाइल होती है ना, उसको 8 लीटर पेट्रोल मिलता है, फी लीटर वो चलती है 5 किलोमीटर पे। 3800 सीसी गाड़ी होती है, तो 200 किलोमीटर का उनको चक्कर लगाना होता है, सेफ्टी करनी होती है, और 8 लीटर में वो चल पाते हैं 40 किलोमीटर। बाकी पेट्रोल कहां से आता है? कलेक्शन, रिश्वत। हमारे पुलिस के निजाम में इतनी 2 नंबरी बैठी हुई है कि आप देखें, ना प्रोसिक्यूशन ना चोर पकड़े जाएं तो वो अगले हफ्ते रिहा हो जाते हैं। हमारा मुल्क तो वो है कि जो लोग 11-11, 12-12 साल जेल में रहते हैं, निकल के फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, बड़े बड़े मर्डर करके छूट जाते हैं। वांटेड क्रिमिनल्स आजाद खुल्लम खुल्ला घूम रहे होते हैं और वो मॉल्स में शॉपिंग कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उनको जेल से लेकर आते हैं शॉपिंग के लिए। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि सिस्टम पूरा नाकिस है। गेस्ट हमारे साथ हैं, आपने जो बात की है उनसे हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। अहमद चुनाय, साबिक CPLC चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चुनाय साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोले। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइए चुनाय साहब, ये क्या वजह है? सोशल मीडिया पे सबके चेहरे सामने नजर आ रहे होते हैं क्रिमिनल्स के, इतनी वारदातें हो रही हैं। कल शादमान में एक बच्चे को मार दिया, बच्चा ही कहूंगी बहुत ही यंग, एक नौजवान था, उसकी पिछले हफ्ते बाइक छीनी है, कल दोबारा वो बाइक लेने जा रहा था, फिर डकैत आ गए लूटने के लिए, उसको गोली मार दी। क्यों इस पे काबू नहीं पाया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा अफसोसनाक अमर है कराची के शहरियों का दिन दहाड़े जो है वो कीमती जानों का ज़ाया होना, और वो भी जवानों लोगों का। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अफसोसनाक मुकाम कोई नहीं होगा कि अब कराची पुलिस को अपने आप को एक्टिवेट करके जो है वो इन जराइम के ख़ात्मे के लिए सरधड़ की बाजी लगानी होगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुतहद प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इलाके के थाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, कौन से क्रिमिनल्स कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ वारदातें कर रहे हैं। जब तक ये थानों की जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी, मैं समझता हूँ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जो कराची में हैं, जिनमें ABCC कह लें या ACLC कह लें, ये स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जो हैं वो कुछ नहीं कर सकते। 200, 250, 300, 400 लोगों पर मुश्तमिल अगर कोई स्पेशलाइज्ड यूनिट हो और उसको कहा जाए कि 2.5 करोड़ के पूरे शहर को, जो 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर है, उसको मैन करो, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती होगी। हमें थानों को, जो 108 थाने और 4 चौकियाँ 112 बन जाते हैं, इनको जब तक हम मोबिलाइज नहीं करेंगे, इसको वेल इक्विप नहीं करेंगे और उनकी प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। सर, द वर्ड वाज प्राइवेटाइज। इसको आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, फिर ही अपना काम करेंगे। सर, आप माशाल्लाह से बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि वो अडॉप्ट कर ले काफी सारे थाने। हर जो एक बिजनेस लीडर है अपने इलाके के थाने अडॉप्ट कर ले कि ये पुलिस नहीं चला सकते, हम चला लेते हैं। देखिए, बहुत सारे इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैं इस तरह तो नहीं कहूँगा, कहीं भी पुलिस जो है वो प्राइवेटाइज नहीं होती, वो स्टेट के अंडर में होती है। स्टेट को जो है वो ये सोचना चाहिए कि ये थाने जो हैं ये क्यों जुराइम रोकने में कामयाब नहीं होते। क्या थानों को ये पता नहीं है कि उनके इलाके में कहाँ क्राइम हो रहे हैं? क्या थाने की CID नेटवर्क ये नहीं बताती कि कहाँ कहाँ इनके इलाके में क्रिमिनल्स रहते हैं और कहाँ कहाँ से आके ऑपरेट करते हैं? मैं ये बात मान ही नहीं सकता। तो जहाँ ये हो कि ये थाना जो है, जो SHO इलाके का बादशाह कहलाता है, उसके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या इन जराइम को वो काबू पाने के लिए कुछ नहीं कर सकता? मैं समझता हूँ कि ये सारी बेकार की बातें हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जी थानों में हमने जो है वो नफरी नहीं दी, थानों में हमने मोबाइलें मुहैया नहीं की, थानों में हमने जो है वो पेट्रोल नहीं दिया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन खुद ही आपने इस सवाल के जवाब लेकिन माजरत के साथ पुलिस को तो अगर हम देखें तो वो तो फेल हो चुकी है ना स्ट्रीट क्राइम से कंट्रोल करने में। उल्टा आके ये बयान दिए जाते हैं कि जी अवाम खुद जिम्मेदार है, जो भी सब कुछ उनके साथ हो रहा है। ये तो हमारी बहस चलती रहेगी, हमें पता है कि जी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे सही किया जा सके? अगर 15 पे कॉल करते हैं उसको आने में 1 घंटा लग जाता है।
देखिए सोल्यूशन तो अगर वाइडर स्केल पे ले ले तो कराची को जो है वो डिजिटलाइज बनाना, ई पुलिसिंग, जिसका कॉन्सेप्ट हम पिछले 10-15 साल से सुन रहे हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे। सेफ सिटी की बात आती है तो हैदराबाद, लाहौर और इस्लामाबाद को उन्होंने इस जगह पे ले आए हैं, लेकिन कराची के साथ ये ज्यादती, ये सरासर नाइंसाफी। लेकिन कराची में भी अब तो AI कैमरास लग गए हैं ना, जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी कराची में टोटल अगर सरकारी सतह पे देखे जाए तो 2,500-4 हज़ार कैमरे मौजूद हैं। क्या इस 4,500 स्क्वायर किलोमीटर पे आप 4-5 हज़ार कैमरों से काम चला सकते? सर सारे नहीं चलते सर, आधे से ज्यादा खराब होंगे सर, देख लीजिएगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये कैमरे जो हैं वो सिर्फ देखने के लिए होते हैं, फिल्म बनाने के लिए होते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास की बात कर रही हूँ सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरास की जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कौन सा शख्स कहाँ घूम रहा है, अगर कोई सीसीटीवी फुटेज में आ गया है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। उसके बावजूद भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं क्लियरली शक्ल वाजे हो रही है, बाइक का नंबर दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्रिमिनल्स को क्यों नहीं पकड़ पाते? हम ये बात की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये सानिया तो हो गया, वो कीमती जान जाए चली गई। तो जहाँ कैमरे लगे हों और उनको मैन किया जा रहा हो, उनके बैकअप यूनिट्स हों और कहीं वारदात होते हुए देखें या कहीं मशतबा शख्स घूम रहे हैं तो वो थाना अपने कैमरे के जरिए बैकअप यूनिट्स को जो है वो इतला दी जाए और बैकअप यूनिट्स उनको रोके तो ये क्राइम हम रोक सकते हैं, वरना ये क्राइम रोकने का कोई रास्ता नहीं है। फिर दूसरा सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक छानिया हमारे साथ ये है कि ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनमें शायद 95% लोगों को जो है वो सजा नहीं होती और वो हमेशा आराम से बाहर आ जाते हैं, इसलिए कि अदम सबूत की बिना पर मेरा मोबाइल छिनता है, मैं कोर्टों के धक्के नहीं खाऊंगा, मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा, मैं उसको शनाख्त करने नहीं जाऊंगा कि वहाँ शनाख्त करने भी जाएं, वहाँ पर 50 चक्कर भी मैं लगाऊं और मुझे कोई हासिल भी ना हो, तो फिर इसका कोई जरिया नहीं है। चिनॉय साहब ये बताइए कि सिंध पुलिस जो माशाल्लाह से इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है कराची के रहने वालों को, वो कह रही है कि हम बहुत बिजी हैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद में, इसलिए 3 महीने मजीद बल्दियाती इंतखाबात को आगे बढ़ा दे। वो बल्दियाती इंतखाबात जो पिछले 3 महीने से हर महीने 1 महीना आगे हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए मैं समझता हूँ कि मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। आपकी पुलिस के जज्बा अपनी जगह पर है कि सलाह मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दियाती इंतखाबात भी जो है वो कराची के मसाइल का हल जरूरी है। जब तक ये लोकल क़यादत नहीं आएगी, लोकल क़यादत के कराची के शहरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात नहीं करेगी कि कराची शहर इस वक्त अगर आप देखें तो मेरे सामने मैं समझता हूँ कि मोहनजोदाड़ो के रेप्लिका बना हुआ है कि हर सड़क टूटी हुई है, कोई सड़क सीधी नहीं है, जगह जगह पानी जमा है, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ये सारे काम जो है मैं समझता हूँ पुलिस सैलाब मुतासरीन के लिए कर क्या रही है सर? वो तो सारा फौज ही कर रही है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, मेरे ख्याल से जो इमदादी सामान है ना उसकी प्रोटेक्शन कर रही है कि सैलाब मुतासरीन तक पहुंच ना जाए। चलिए हम ये कह लें कि जी जज्बा तो उनका है और उस जज्बे को हम सराह लें, लेकिन साथ साथ ये बेसिक काम है जिसको करना जरूरी है कि लोकल गवर्नमेंट्स आएंगी तो मैं समझता हूँ शहरियों के मसाइल का हल होगा। शहर में पानी, बिजली, बहुत सारे मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, उनको ठीक करने में इस जो सिविक गवर्नमेंट है वही काम कर। लेकिन अगर सही सिविल गवर्नमेंट आती है तो ही मसले हल हो चुके हैं, वरना तो हम इतने सालों से देख रहे हैं कोई मसला हल नहीं हुआ। खैर चिनाय साहब मैं दोबारा से स्ट्रीट क्राइम्स की तरफ आगे बढ़ना चाहूंगी। हम ये देखते हैं कि हर साल ये एक वेव आती है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स का रेशो बढ़ जाता है, फिर पुलिस थोड़ी सी एक्टिव होती है, जब एनकाउंटर ज़्यादा किए जाते हैं तो फिर थोड़े से ये जो क्रिमिनल्स हैं ये दुपक्के बैठ जाते हैं, क्योंकि ये यहीं से आते हैं, ये गैंग्स हैं, सबको पता है, ये बात पुलिस को ही पता है कि इनकी गैंग्स होते हैं जो निकलते हैं एकदम सीजन के तहत और फिर जब एनकाउंटर ज़्यादा होते हैं तो छुप के बैठ जाते हैं। तो इस वक्त पुलिस क्यों एनकाउंटर्स नहीं कर, जब चाहती है तो पुलिस रोकथाम कर लेती है, जब नहीं चाहती तो खुलेआम घूम। राव अनवर को आईजी लगाएंगे चिनॉय साहब? देखिए बात यह है कि ये मारना अदालत कत्ल है जिसकी शायद मैं कभी हिमायत नहीं कर सकूँगा और इनको कानून के मुताबिक सज़ा देनी है और कानून के मुताबिक सज़ा देने के लिए फौरी जस्टिस, फौरी इंसाफ जो है वो फराहम करने की हम बात करें और हमारे अगर जस्टिस के निज़ाम में कोई खामियां है तो लेकिन चिनाय साहब अगर कानूनी तहत हम चलेंगे तो फिर वो छूट जाएंगे, केसेस चलते रहेंगे कोर्ट में, वो बाहर घूमते रहेंगे, लेकिन खौफ फैलाना भी तो जरूरी है इन क्रिमिनल्स के लिए। जैसे कि आज आम शहरी के लिए खौफ हुआ है, हम घर से बाहर निकलते हुए डरते हैं, क्या इन क्रिमिनल्स को खौफ में लाना जरूरी नहीं है? यही वजह होती है कि लोग खुद पकड़ के जो है मारना शुरू कर देते हैं चिनॉय साहब। देखिए वही तो पब्लिक का रिएक्शन है, वो पब्लिक का रिएक्शन आता है, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात है कि जी जो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है जिसके तहत विटनेस आता है उसको ज़्यादा जहमत ना हो, एक आध हियरिंग में जो है वो मसले का हल निकल आए और सजाएं होनी शुरू हो जाएं और ये ना हो कि जी
आज पकड़ा गया और 2-4 दिन बाद जवान पे वो बाहर आ गया, फिर दोबारा आखिर में जल्दी से मुझे बताइएगा, विटनेस की बात करें, विटनेस कैसे करेंगे? तो हेलमेट पहन के आते हैं, मुंह पे मास्क लगा के आते हैं, कपड़ा लगा के आते हैं, आप आंखों से कैसे विटनेस करेंगे? क्या वो पूछेंगे जिसने मास्क लगाया तो आप विटनेस कैसे कर सकते हैं? ये भी तो मजीद सवालात हैं जिसका सामना करना पड़ता है विक्टिम को। देखिए फिर हमारा जो कराची का ई पुलिसिंग सिस्टम है, जिसमें कराची को सेफ सिटी बनाने की बात की जाती है, कि उसकी फुटेजेस जो है जहाँ तक वो पहुँचता है, कहीं ना कहीं जाके वो अपना मास्क भी उतारे, कहीं ना कहीं जाकर जो है वो हेलमेट भी उतारेगा, तो उसके 10 तरीके हैं उसको शनाख्त करने के। सिर्फ ये नहीं कि जो विटनेस जो है वो शनाख्त कर ले, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे भी शनाख्त की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि फिर कैमरा की जो एविडेंस है उसको भी कोर्ट में कबूल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमने बैठ के तरीके से जो है वो लेकर आना है, ताकि कराची के शहरियों को। सर, यतीम और लावारिस कराची को मेरे ख्याल से सिवाय पुलिस की प्राइवेटाइजेशन के कोई और चीज़ बचा नहीं सकती। चुनॉय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जॉइनिंग अस, गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड योर रिव्यूज। यकीनन कराची लावारिस है, पुलिस यहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। पुलिस चीफ ने खत भी लिखा था वजीर आला सिंध को कि कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ उस खत पे, बस एक कान से डाला दूसरे से निकाल दिया। यही वजह है कि कराची में क्राइम कम नहीं होगा। नीयतों का फुकदान है। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे अपना वेदर सेगमेंट। वैसे हमेशा वर्दा ये सेगमेंट करती हैं और हर कोई वेदर सेगमेंट में खूबसूरत फीमेल एंकर्स को देखना चाहता है, लेकिन आज आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत तेज बारिश, जालाबारी, जिसे कहते हैं ना मूसलाधार बारिश, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में नहीं होने वाली। अभी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तो इसलिए अगर आपको बारिश की तवक्को है या उम्मीद है या ख्वाहिश है, उसका खात्मा कर दीजिए, क्योंकि वैसे इतनी बारिश हो चुकी है, सैलाबी सूरत हाल है। थोड़ा वक्त बारिशें ना हो तो बेहतर होगा। खैर, आपको पता है कि मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। थोड़ी बहुत जालाबारी भी हो सकती है। यकीनन वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस के हीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और हम कराची जो रहने वाले हैं बिजली के बिल से परेशान होते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग गैस के बिल से बहुत परेशान होते हैं, तो गैस कम इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि गैस के बिल्स भी इस सर्दियों में बहुत ज़्यादा आएंगे। कीमतें फ़ौरन से बढ़ जाएंगी जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। कराची की बात करें तो आज भी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वही लगता है ऐसा है कि बरस सकते हैं, कभी भी बरस सकते हैं। उम्मीदें पैदा हो जाती है, ख्वाहिशें पैदा हो जाती है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला अपनी ख्वाहिशों का खात्मा कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर में मौसम गर्म रहेगा। दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32। 26 रात को जो ठंड हो रही है उसकी वजह से कराची के रहने वाले बड़े अच्छे मूड में आ जाते हैं, बैठकें बढ़ जाती हैं, चाय के होटल्स में लोग बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब का रुख करें तो इस्लामाबाद की जो शामें हैं वो बड़ी ठंडी हो चुकी है, और हमेशा आपको मालूम है कि वहाँ पहले सर्दियाँ आती हैं। नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद, मरी, नथिया गली, ये सब इस वक्त जो है बहुत खूबसूरत इनका मौसम हो चुका है। यकीनन बर्फ़बारी से पहले यहाँ पे जो मौसम होता है वो अच्छा होता है, और अक्टूबर की एंड में यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बहुत सारे इलाके बंद हो जाएंगे और शदीद सर्दी हो जाएगी। अच्छा, बात करें आज हम दूसरे इलाकों की, तो हम बताएं आपको कि दर्जा हरारत आज लाहौर में बताया जा रहा है कम से कम 18-19, इस्लामाबाद में 18, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाने का खदशा है। अगर बात करें सुबह के औकात की, तो एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान में जब भी सर्दियां आती हैं, वो है स्मॉग का, फॉग का। हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं, और कहा जाता है एग्रीकल्चर फार्मर्स को, जमींदारों को, कि वो चीज़ों को आग ना लगाए। होता यह है कि केले के जिस तरह दरख्त होते हैं, केले उतार ली जाते हैं, दरख्त खत्म हो जाता है, उसको आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से स्मॉग और फॉग क्रिएट हो जाता है। और मेरे कान में से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आपने बहुत लंबी तकरीर कर दी है वेदर के लिए, तो इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। चलते हैं वर्दा की जानिब, उनके पास हैं बहुत अच्छे अच्छे टोटके। थैंक यू सो मच तला। और जैसे आपने इंडिकेशन दिया है कि जब बारिशें भी कहीं ना कहीं होने वाली हैं, बादल छाए हुए हैं, हल्का हल्का ठंड वाला मौसम भी माहौल बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि जाड़ा आने वाला है, और जब जाड़ा आता है तो उससे पहले बीमारियां बेतहाशा आ जाती हैं। अगर अभी हम नज़र डालें अपने आसपास तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं, जिसमें आपकी मैं कहूँगी लेथार्जिकपन भी है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी है, लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट
ख़राब हो रहा है, स्टमक अपसेट चल रहा है, वैसे आपका बाउल मूवमेंट बिल्कुल ठीक है लेकिन आपको स्टमक में अपसेट ऐसा लगता है कि है, खाना हजम नहीं हो रहा, आपको ब्लोटिंग फील हो रही होती, तमाम मसाइल आखिर आते क्यों हैं? जब जाड़ा आने वाला होता है इन तमाम मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? हर वक्त डॉक्टर के पास तो भागा जा नहीं सकता, आधी रात को पेट में दर्द हो रहा हो तो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। तो इसलिए कुछ हर्बल रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो हर वक्त आपके किचन में मौजूद होती हैं और उनको यूज़ करके आप फौरी तौर पे अपना इलाज कर सकते हैं, राहत पा सकते हैं। तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही फेमस, हम सब की फेवरेट और इतने अच्छे अच्छे टिप्स बताती हैं ये कि वी ऑल लव हर, द बेस्ट वन एंड ओनली रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह आपने इतना एनर्जेटिक कर दिया, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देकर कि मैं सुबह सुबह आपका एनर्जेटिक होना जरूरी होता है। अगर सुबह सुबह हम स्लो हो जाएंगे तो पूरा दिन स्लो गुजरता है। बिल्कुल, सुबह सुबह आपको तरोताज़ा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कल का दिन भले से जैसा भी गया हो, जब भी सुबह उठे एक नए एहसास के साथ, एक नई एनर्जी के साथ उठे। बिल्कुल बिल्कुल, हर सुबह का आगाज़, नई ज़िंदगी का आगाज़, नए दिन का आगाज़ बहुत ही एनर्जी के साथ करना चाहिए, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक गुजरता है जी। आपा, मसाइल, इतने मसले क्यों हैं? पहले तो ब्लोटिंग वाला सिस्टम, यानी कि आप कुछ खाते नहीं है, हल्का फुल्का खाते हैं, आपको हजम नहीं होता, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा खा लिया है, पेट भारी भारी लगता है आपको, या एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, गला ख़राब भी हो रहा है, तो बताएं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले ये है कि ब्लोटिंग की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका वर्क फ़िज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में वॉक को, काम को अपनी ज़िंदगी बनाएं। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगी, इतना आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट रहेगा। और जैसे जो लोग अपने आप को बहुत ही लूज़ छोड़ देते हैं, कामों से गुरेज कर लेते हैं, मासियों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, अपने घर का काम खुद करना पसंद नहीं करते या घर से बाहर जाना पसंद नहीं करते, उन लोगों के साथ ये मसाइल हद से ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब आप, अल्लाह का कानून है कि आप जितना आपकी ग़िज़ा है जब आप वो लेते हैं, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा काम करते हैं और आपकी बॉडी जो है वर्किंग ऑर्डर में रहती है, तो वो तमाम खाना आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, आपके जिस्म जान का, और आपकी ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए, एनर्जेटिक करने के लिए वो ग़िज़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जब हम इनटेक किए जाएँ ग़िज़ा का और उसकी कैलोरीज़ को जलाएँ ना, तब ये पोजीशन पैदा हो जाती है। लेकिन जहाँ तक निज़ाम हज़म का ताल्लुक़ है, जैसे आपने कहा कि आधी रात को भी ऐसा होता है कि खाना खाया और सो गए, उसके बाद आधी रात को आँख खुलती है तो सीने पे जलन महसूस होती है, या ऐसा महसूस होता है हमें खाना हजम नहीं हुआ और खाना वापस आ रहा है। इन तमाम के लिए एक छोटा सा इलाज मैं आपको बता देती हूँ, चाहे कैफियत आधी रात को हो या दिन में किसी भी वक्त हो या रहती हो, वो तमाम लोग जो इस कैफियत से दो चार आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, अगर तो फिर दोपहर या शाम तक भूख नहीं लगती, फिर भूख लगती है बे टाइम 10-11 बजे 9 बजे। जी बिल्कुल। एक देखिए, अल्लाह पाक ने जो ये सिस्टम रखा है हमारा कि खाएं और काम करें, अपने बॉडी को वर्किंग ऑर्डर में रखें, तो फिर भी अगर आपका निज़ाम हज़म ज़्यादा बेहतर नहीं है, सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ाओं पर तवज्जो दें कि ताज़ा और ख़ालिस चीज़ों का इस्तेमाल करें, घर की बनी हुई सादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, सब्जियां, गोश्त बहुत साफ़ सुथरा धोकर इस्तेमाल करें और पकाएं, अच्छी तरह पकी हुई सब्जियां और गोश्त खाएं, सैलेड का इस्तेमाल करें। लेकिन वो तमाम सब्जियां जो आप सैलेड में इस्तेमाल कर रही हैं, आपको यकीन होना चाहिए कि आपने उनको बहुत अच्छी तरह से धोया हुआ है। आप रेमेडी बता दें कि जैसे हजम जल्दी हो जाएगा खाना। सबसे ज़्यादा अगर जिनको प्रॉब्लम है खाना हजम नहीं होता, 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून खाने का सोडा, जो बिल्कुल सादा होता है, मीठा सोडा, 1 चुटकी लेकर, और वो अगर किसी को ये प्रॉब्लम ये है कि नहीं आधी रात को भी ये कैफियत होनी है, 1 घंटे बाद भी होनी है, तो खाने के 10 से 15 मिनट के बाद 1 गिलास पानी में 1 चुटकी मीठा सोडा मिलाकर और वो पानी पी लीजिए। अल्लाह के फजल से आपका ये मसला हल हो जाएगा। और इसके साथ ही नींबू पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि दिन में कम से कम 1 से 2 बार 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़े और वो पी लें। नींबू मिल रहे हैं मार्केट में, पहले तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, मिल रहे हैं तो कितने के मिल रहे हैं, ये दूसरा बड़ा सवाल है। आपका क्या लेमन जूस बॉटल्स में भी मिलता है, हमें क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़्यादा बेहतर, देखिए जो खालिस चीज़ें वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ज़ाहिर है जो बॉटल्स की चीज़ें उनमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जाता है उसको यानी लॉन्ग टाइम पे सेफ रखने के लिए। आपका एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कामरान साहब हैं लाहौर से, उनको भी अपने शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान, वेलकम टू दुनिया बोल है।
है जी, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था जी, बच्चों के आजकल का वेदर ऐसा है कि बच्चों के गले बहुत खराब हो रहे हैं विदाउट एनी रीजन, और इसके लिए अगर कोई ये हमें कुछ बेसिक चीज बता दें क्या करनी चाहिए, और भूख के लिए जो आजकल लोगों को और बच्चों को भूख भी नहीं लगी, तो भूख के लिए क्या देना चाहिए, काइंडली जरा ये एडवाइस करते हैं। चलें, ठीक है जी, बिल्कुल आपका जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आप दो सवाल हैं इनके। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भूख के लिए क्या चाहिए और गला वगैरह जो मौसम के लिहाज से ख़राब हो रहा है। देखिए, जो भी मैं कुछ आपको बता रही हूँ, 3 साल तक के बच्चों को ये नहीं इस्तेमाल कराना। सही जी, क्योंकि वो बच्चे 3 साल तक से छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं और बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो उससे बड़े जो बच्चे हैं उनको आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं। मौसम के लिहाज से जिन बच्चों के गले, बच्चे बड़े सभी के गले ख़राब है, खुद मेरा भी आजकल गला ख़राब है, कि ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से अवॉइड करें। कोशिश करें कि रूम टेम्परेचर का पानी पीने की खुद भी आदत डालें और अपने बच्चों को भी रूम टेम्परेचर पानी पीने की आदत डालें, और गरारे यानी गॉगल्स करने की आदत आप भी अपनाएं, अपने बच्चों को भी आप इसका आदी बनाएं। इसके साथ ही मैं एक कहवा आपको बता रही हूँ जो अल्लाह के फजल से जो भी इस्तेमाल करेगा, बच्चे, बूढ़े, जवान, तो उनका जो ये गले का मौसम की प्रॉब्लम है कि मौसम के लिहाज से जो गले ख़राब हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और अगर 2 लौंगे भी आप इसमें डालकर एक कहवा बना लें। 1 कप पानी में ये चीज़ें डाल दीजिए, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और उसके अंदर एक इतनी बड़ी दालचीनी की डंडी और 2 लौंगे, हाँ, और इसको आप उबाल दे लीजिए। इतना नहीं पकाना कि बहुत ही पकता रहे। 2-3 उबाल के बाद आप इस पानी को छान कर, ये कहवा हो जाएगा बहुत शानदार, और आप इसको गरम गरम पियेंगे तो गला बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगा। पी लें कि इतना आसानी से और कि आप जो छोटे बच्चे हैं उनके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए आप गुड़ है, शुगर है या शहद, जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने लिए भी, अपने बड़ों के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन 3 साल से छोटे बच्चों को मत दीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से छोटे बच्चों को अगर कोई नुकसान होता है तो माँ बाप अपने आप को मुजरिम समझने लगते हैं। दूसरे, एक छोटी सी रेमेडी और बताना चाहूँगी कि रात को सोते वक्त आप खुद भी, जो भी कोई है, सरसों का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करके, बिल्कुल हल्का सा गरम करके, उसमें 1 पिंच नमक डालकर और यहाँ पर अच्छी तरह अपने गलों पर लगा लीजिए। यहाँ से लेकर कान के नीचे से यहाँ तक, हाँ, अच्छी तरह लगा लें, और थोड़ी देर के लिए कोई गर्म कपड़ा यहाँ पर रख लीजिए, और उसके बाद आप सो जाएं। इंशाल्लाह जब सुबह उठेंगे तो आपका भी, आपके बच्चों का, जिसने भी ये इस्तेमाल किया, गला बिल्कुल क्लियर हो। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप एक कहते हैं कि बच्चों के लिए खासतौर पे कि हम अदरक की, कहते हैं कैंडीज टाइप की हम गोलियां ही बनाते हैं जिससे खा लें तो अगर बच्चों का गला साफ रहता है। शहद, मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से बता देती हूँ कि आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, 1 डली गुड़ ले लीजिए, और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके आधा कप पानी में पका लें। जब गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो थोड़ा सा अपनी अदरक को ज़रा सा क्रश कर लें। क्रश करने के बाद, या अगर आपके पास जूसर है तो जिस तरह हम अपने एप्पल का, गाजर का जूस निकालते हैं वो निकाल लें। किसी भी तरह अदरक का जूस आपका निकलेगा जूसर में, या बहुत अच्छी तरह से उसको क्रश करने के बाद ग्रेट कर लें और उसको निचोड़ कर उसको डाल लें। तो आप तकरीबन यानी 2, अगर यानी आपके पास 1 डली ये है तो 1 टेबल स्पून अदरक का इसके अंदर रस डाल लें और इसको पका लें, और फिर डाल के देखें कि ये जमने लगा है। थोड़ी सी देर में आप ये ऐसे प्लेट पर डाल के देखेंगे तो ये गुड़ जमने लगेगा, ज़रा सा इसमें एक तार होगा। बस प्लेट पे आप थोड़ा सा कोई सा ऑयल लगाएं और ये डाल दीजिए। जब ये ज़रा सा खुश्क हो जाएगा, फौरी तौर पर 1-2 मिनट लगेंगे। ठंडा होने पर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर आप रख लीजिए। आप खुद भी इसको ले सकते हैं, अपने बच्चों को भी, बहुत मज़ेदार कैंडी होती है। कैंडीज के तौर पे बच्चे खाएंगे, शौक से खा भी लेंगे और गला भी उनका साफ रहेगा। तो एक छोटी सी रेमेडी बहुत अच्छी दी जाती है, बहुत शानदार है, बिल्कुल गला इससे खुल जाएगा। आपा, एक उन्होंने कहा कि भूख नहीं लगती है, उसके लिए क्या करें? जिन लोगों को भूख नहीं लगती उसके लिए बहुत, अब जो बड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा एडवाइस करूंगी कि आप लोग, जिनको ये है कि बहुत दिनों से भूख की ऐसी कैफियत है कि नहीं लग रही। अच्छा, बच्चों के साथ दूसरा मामला है। बच्चे चूंकि पूरे दिन में चिप्स ले लेते हैं, कैंडीज ले लेते हैं, जंक फूड ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, वो अपनी
ग़िज़ा की कमी कहीं ना कहीं पूरी कर लेते हैं। और जब उनका एक सर्टेन टाइम खाने का आता है उस वक्त वो खाने से अवॉइड करते हैं। बच्चों का मामला बिल्कुल दूसरा है, लेकिन बच्चे अपनी ग़िज़ा खुद ले लेते हैं। हाँ, बड़ों के साथ ऐसा है कि कुछ दिनों से ऐसा मसला है कि उनको भूख नहीं लग रही। वो तमाम लोग जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं वो थोड़े दिनों के लिए, एक हफ़्ता तकरीबन, एक जो मेरी बताई हुई रेमेडी है उस पर अमल कर लें तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल उनका जो मैदा है वो क्लियर हो जाएगा। और वो ये है कि इसबगोल की भूसी या इसबगोल का छिलका जिसे हम कहते हैं, एक गिलास पानी में, बड़ा गिलास पानी में 2 टेबल स्पून मिलाकर और वो पी लीजिए। तकरीबन एक हफ्ते आप रोजाना कीजिए। रात में पीना है कि दिन में? रात में सोते हुए जब तमाम जरूरियात से फारिग हो जाएंगे, जैसे ही आपका स्टमक क्लियर होगा आपको भूख लगना का एहसास शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, हशमतुल्लाह कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे ये 70 साल उम्र है, मेरे दांतों के ऊपर मसूड़े फूल रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। मसूड़े फूल रहे हैं? जी, मसूड़ों के लिए कुछ बताते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आप इनके मसूड़े फूल रहे हैं, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, मसूड़े जिनके फूल जाते हैं, दर्द होता है, अक्सर ब्लीडिंग भी होती है, इट मीन्स इनको पाइडिया की प्रॉब्लम है। और ऐसे लोगों के दांत भी बहुत जल्दी हिलने लगते हैं, क्योंकि जब आपके गम्स फूल जाते हैं तो जड़ उसकी लूज हो जाती है। इसके लिए आपको बहुत आसान इलाज बता रही हूँ, आप कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए ये है कि एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का ले लीजिए और इसको बिरियां करना कहते हैं कि आप चूल्हे पर चूल्हा जलाकर तवा रख दीजिए, तवे के ऊपर एक इतनी बड़ी फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए, वो थोड़ी देर में पिघलेगा, फिर चूल्हा बंद कर दीजिए, वो खुद ही दोबारा से उसी पोजीशन में आ जाएगा। और इतना थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून सफ़ेद नमक जो हमारा लाहौरी नमक होता है वो डाल दीजिए। और जो आम घर का नमक है वो डालें? जी हाँ, जो घर का नमक है, लाहौरी नमक मिल जाए तो बेस्ट है। इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको आप सरसों के तेल में मिला दीजिए। इन दोनों चीज़ों के सरसों के तेल में, ठंडे में मिला लीजिए, तकरीबन 2 टेबल स्पून सरसों के तेल में मिला लीजिए। और दिन में 1 से 2 बार अपने तमाम गॉगल्स पर आप इसको अच्छी तरह मले, मसूड़ों पर आगे दोनों ऐसे अपने गॉगल्स पकड़ के इस तरह ऊपर और नीचे मलें और थोड़ी देर के लिए अपना मुंह नीचे कर बैठ जाए। आपके तमाम जो जर्म्स हैं, जो पस है, जो ब्लड है, जो पानी इसके अंदर जमा हो गया है जिससे आपके मसूड़े फूलना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह पर राल निकलेगी, जितनी है निकलने दीजिए। और उसके 1 घंटे आप कुल्ली नहीं करेंगे और 1 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाएंगे। 1 घंटे के बाद आप सुबह भी करें और शाम को भी करें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, वरना दांत बहुत तेज़ी के साथ आप गिर जाएंगे। चलें जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें नुस्खा बताया। एक और बताइएगा बात कि जब ये सर्दियों का मौसम आना शुरू होता है, उससे पहले जो कहेंगे कि मिड का जो सीज़न होता है उसमें अक्सर बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, या आपको ऐसा लगता है बुखार है नहीं, लेकिन अंदर से आपको बहुत ऐसा लगता है कि बुखार सी कैफियत हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपको हिम्मत नहीं हो रही उठने की, अगर एक जगह बैठ गए तो बड़ी लेथार्जिक फील करते हैं। जी हाँ, जो लोग अपने आप को, जी बिल्कुल, ये मौसम की जब तब्दीली होती है तो बिल्कुल आपकी यही कैफियत होती है, हर एक की होती है, कोई इसमें ये नहीं कि एक मखसूस तबका है कि जिसकी हो। तो जब भी ये कैफियत आपको महसूस होने लगे तो गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उसी वक्त आप पी लीजिए। 1 कप गर्म पानी खौलता बल्ले और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप पी लीजिए। आप यकीन करें कि आपको ऐसा लगेगा कि आप की बॉडी में एकदम तवानाई आ गई है। ग्रीन टी में शहद डाल के पीने तो चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको शुगर है और वो शहद से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसे तमाम लोग अपनी ज़िंदगी में दही को शामिल कर लें और 1 कप दही सुबह और 1 कप दही शाम को खाना आप शुरू कर दीजिए। दही के एंजाइम ना सिर्फ ये कि आपको हमेशा जमा रखते हैं, आपकी स्किन को बेहतरीन रखते हैं, अल्लाह के फजल से आपके जो जिस्म की सुस्ती है, कमज़ोरी है, थकन है, उसको बिल्कुल आपके ख़त्म करते हैं। 1 कप सुबह 1 कप शाम। 1 कप दही सुबह 1 कप दही शाम लाजमी लें अगर आप लेथार्जिकपन का शिकार हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी असलम एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। असलम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कीजिएगा, हम ज़रूर आपकी कॉल शामिल करेंगे जी। आप अच्छा, एक तो ये हो गया हमारा। अच्छा, दूसरी बात, बाल बहुत झड़ रहे हैं आप, ऐसे बाल झड़ रहे हैं कि बस। देखिए, जब मौसम ख़िज़ा आता है
तो चाहे वो सर्दियों के बाद आए या गर्मियों के बाद आए, मौसम ख़िज़ा में बाल झड़ना कुदरत का एक करिश्मा है। जिस तरह जब दरख्तों से पत्ते झड़ना शुरू होते हैं तो इंसानी जिस्म के बाल, इंसानी सर के बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। 100 बाल तक अगर आपके रोज़ झड़ रहे हैं इट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं तो यकीनन आपको सोचना, लम्हा फ़िक्रिया है। वो तमाम लोग जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं उनको मैं एक जड़ी बूटी बता रही हूँ, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे उनके बाल हो जाएंगे। माल कंगनी के बीज, माल कंगनी, हाँ 50 ग्राम माल कंगनी के बीज ले लीजिए, माल कंगनी के बीज या माल कंगनी के दाने, और 100 ग्राम या तो ऑलिव ऑयल ले लें या सरसों का तेल ले लें और उसमें ये 50 ग्राम मालकंगनी के बीजों को पका लीजिए। पकाने के बाद इस तरह पकाएं कि खूब खौल जाए, ये सब जलाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बॉईल, हाँ खूब अच्छी तरह 2-3 उसमें बॉईल आ जाए, जोश दे दे ताकि उसका अर्क उसके अंदर शामिल हो जाए और फिर उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। और बंद करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आप इसको छान कर अपने पास रख लीजिए। सिर्फ जड़ों में आपको लगाना है, जब भी आप लगाएं 1 रात कम से कम ज़रूर लगा कर रखें। लगाने का तरीका ये होगा कि आप अपनी मांगी खोल खोल कर जड़ों में लगाएं, जड़ों में मसाज करें, फिर नेल्स के साथ ईचिंग करें। अच्छा, या फिर ब्रश कर लें थोड़ा चुभने वाला। नेल्स के साथ ईचिंग करने से जो पोर्स आपके खाली हो गए हैं, जो मसाम आपके खाली हो गए हैं, जो फॉलिकल आपके खाली हो गए हैं, उसके अंदर जब ये मसाज होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और ये जब तेल पेनिट्रेट होगा तो नई जड़ें उगना शुरू हो जाएंगी और तेज़ी के साथ आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। अरे वाह, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी सारी और इतनी अच्छी रेमेडीज़ बताई। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी और आपको कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर आएंगी। ख़ास तौर पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सोशल मीडिया के दौर की, जहाँ पे आजकल सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं लोग यूट्यूब के बहुत ज़्यादा फैंस हैं और यूट्यूब पे लोग चाहते हैं मज़ीद वीडियोज़ बना बना के कि उनके मिलियंस तब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पहुंच जाएं। लेकिन इन्हीं यूट्यूबर में से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो सब में अन हो गया। उनका नाम है सलमान नौमान। अक्सर हमारे शो में सलमान नौमान आते हैं और इनसे हमेशा हम यही कहते हैं कि कंटेंट कहाँ से लेके आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, और ये भी अपने आप में एक अच्छा कंटेंट है, खुद ही हंसी आ रही है। तो ये ज़रूरी है, जहाँ पे आजकल हम इतनी ज़्यादा मुश्किलात का, परेशानियों का शिकार हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की वीडियोज़ लाजमी आनी चाहिए। और सलमान नौमान के सब्सक्राइबर्स 9 मिलियन हैं। यही वजह है कि उन्हें कंटेंट सबसे हटके होता है। खैर, इसी के साथ ही एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और तलहा ने दोबारा से हमें ज्वाइन कर लिया है वेदर वॉल से। तलहा, आप मुझे बताइए कि अगली आपके पास क्या स्टोरी है? स्टोरी है कि हमारे पास हैं मोटिवेशनल स्पीकर जावेद इकबाल साहब, और यकीनन इस वक्त मुल्क में एक बहुत बड़ी लहर है जो सैलाब की लहर के साथ आई है। वो है डिप्रेशन की, परेशानी की, मुश्किलात की, और लोगों का जहनी तवाज़ुन अब ठीक नहीं रहा। पाकिस्तान का एक और बड़ा अलमिया ये है, यहाँ पे जिस तरीके से कोई भी शख्स अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है अपने मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने, उसकी तशखीस के लिए, उसके इलाज के लिए, तो हर कोई उठ के बोल देता है अरे साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है, पागल हो गया, पागल हो गया है, पागल हो गया है, इसको जो है ना छोड़ दो, इसको अपने पे छोड़ दो, किसी पागल खाने में दाखिल करा दो। हकीकत यह है कि दुनिया में आने वाले वक्त में और बढ़ते प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इसकी एक वजह मनशियात भी। आज मैं खबर पढ़ रहा था कि लियारी में एक शख्स ने अपनी माँ का गला घोट के कत्ल कर दिया। वजह थी ऑफकोर्स नशा। आजकल हमारी सोसाइटी में क्रिस्टल मेथ जैसे खतरनाक तरीन नशे चल रहे हैं, जिसकी जो कि पर्सनैलिटी ऑल्टरिंग ड्रग होते हैं, जिस नशे में लोग होते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता वो क्या कर रहे होते हैं। पहले भी हमने देखा था एक शख्स ने अपनी माँ को गोली मारी थी इस नशे में। तो हमारी सोसाइटी मेंटली इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन तला यहाँ पे अपने आप को तब्दील करने की बहुत ज़रूरत है और एक नई लहर भी चल रही है। तब्दीली आ नहीं गई है, तब्दीली आ रही है और तब्दीली आने वाली है। 2017 से चल रही है, वोट भी दिए थे हमने तब्दीली के लिए। लेकिन इंसान को भी जब आपको कहीं लगता है कि आप में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप किसी परेशानी का शिकार हैं, तो अपने आप को तब्दील करने के लिए भी आपने खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन ये तब्दीली जब आप अंदर लेके आते तो आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितने लोगों की तनकीद सुननी पड़ती है और कैसे तमाम चीज़ों को फेस किया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद इकबाल एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी जनाब। डॉक्टर जावेद इकबाल, बताइए कि तब्दील अगर आप अपने अंदर अपने आप को करना चाहते हैं, बहुत ही तनकीद का सामना करना पड़ता है कि चलें जी अच्छा देख लेंगे, तो वहीं कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं और फिर आप उसको छोड़ देते हैं। तो कैसे अपने आप को आप चेंज कर सकते हैं अच्छाई की जानिब? देखिए, इस सिलसिले में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक हमारे बाहर की दुनिया है और एक हमारे अंदर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में वसाइल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मसाइल हैं और चैलेंजेस हैं और मुश्किलात हैं। अच्छा, अब यह है कि इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस जो है वो डिटरमिन करता है कि हम ग्रो कर रहे हैं या हम डिटीरियोरेट कर रहे हैं। बाहर की दुनिया के अंदर हमेशा कोई ना कोई मुश्किलात होंगी। वो माली मुश्किलात हो सकती हैं। आपने अभी बताया कि जो हमारे मुल्क का इस वक्त सिनेरियो है, जिसमें महंगाई है, जिसमें सियासी अनस्टेबिलिटी है, जिसके अंदर और मसाइल हैं, तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर उसकी एक मुदाफ़ती क़ुव्वत रखी है उस स्ट्रेस को और उस चैलेंज को और उस मसले को हल करने की। अगर किसी वजह से अंदर की क़ुव्वत वो इन मसाइल से ज़्यादा हो, तो चाहे आप भूखे भी सो रहे हों, चाहे बाहर जो मर्जी प्रॉब्लम हो, आपको कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, फिर भी आप मेंटली साउंड रहते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अंदर की जो कुव्वत है मुदाफ़ियत की वो कम हो जाए, तो बिल्कुल मामूली सी बात पर लोग एक दूसरे को मार देते हैं या खुदकुशी कर देते हैं। अच्छा, अब इसका करें क्या? होता यह है कि हम सब के जहन में ये गलत फहमी है कि मेरे इर्द गिर्द की दुनिया ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी मेरे पास साइकिल है, अगर वो मोटरसाइकिल हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी तनख्वाह 15,000 है तो 30,000 हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये सारी की सारी चीज़ें अहम हैं। बाहर के वसाइल पर कोशिश करके उनको ठीक करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इन सब से ज़्यादा ज़रूरी अपने ऊपर तवज्जो देना है। जितनी तवज्जो हम बाहर की दुनिया को बदलने के लिए करते हैं, उससे ज़्यादा तवज्जो अपने ऊपर देने की ज़रूरत है। अपने ऊपर तवज्जो देने का तरीका क्या है? उसका पहला तरीका यह है कि हम कुछ वक्त रोज़ाना सोचो विचार के लिए निकालें, कम से कम 20 मिनट। मेरा ये करना है और मैं ये करता भी हूँ, दोस्तों को भी कहता हूँ कि फजर की नमाज के बाद 20 मिनट के लिए आप खामोशी से बैठ जाएं और चुप करके अपने पिछले 24 घंटे का जायजा लें और उस 24 घंटे में से आपने क्या किया था, कैसा परफॉर्म किया था, कहाँ आपकी कमजोरी थी, कहाँ आपकी बेहतरी थी, कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते थे। इसको आप मेडिटेशन कह लें, इसको आप बस अपने आप से तारुफ कह लें। ये पहला स्टेप है। सबसे पहले रियलाइज करना कि मैं कहाँ मौजूद हूँ। उसके बाद फिर एक प्रॉपर लिस्ट बनाना कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स को मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें अगर आप आज बैठकर 10 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बना लें, तो जो उसमें सबसे आसान है ठीक करने वाली बात, उसको आज से शुरू कर दें। इस तरह एक एक करके आप अपने प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा नुस्खा है कि अपने आप का जायजा लेना, अपनी कमी, अपनी कोताही, अपने प्लस पॉइंट्स, उन सब की प्रॉपर रियलाइजेशन करना और फिर उस पर मेहनत करना। अब ये रियलाइजेशन तो बाद में होगी ना जावेद साहब, हम तो डिनाइल में रहने वाली कौम है। जी, मैं अर्ज करता हूं कि एडल्ट जो है वो उस वक्त तक चेंज नहीं हो सकता जब तक इस डिनाइल से बाहर ना निकले। एडल्ट को सबसे पहले, बच्चे को आप इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट चेंज करके चेंज कर सकते हैं, मगर एडल्ट सिर्फ उसी सूरत में चेंज होता है अगर वो खुद डिनाइल से निकले और वो खुद ये रियलाइज करे कि मुझे चेंज होना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से अपने आप को नहीं चेंज कर पाते, उन्हें किसी के सहारे की, किसी की सपोर्ट की, किसी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। और ऐसे में अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहे या किसी से रुजू करना चाहे, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हमारा स्टिग्मा बना हुआ है, एक टैबू है कि जी पागल हो गया है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसलिए साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं और वो स्ट्रेस हमारी रोज़मर्रा की मामूलात के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो अपनी मुदाफ़ती क़ुव्वत है वो काफ़ी है उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन जब बाहर का स्ट्रेस हमारी मुदाफ़ती क़ुव्वत से ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसको हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहते हैं और इसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है। जिसकी निशानियाँ ये हैं, फ़र्ज़ करें कोई शख्स हर वक्त उदास रहता है, कोई शख्स बग़ैर किसी वजह के रोना शुरू कर देता है और उसके घर वाले ये नोट करते हैं कि पहले की निस्बत अब ये गुमसुम रहता है, चुप रहता है, या वो ये नोट करना शुरू कर दें
कि ये पहले की निस्बत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा बोलता है, जरा सी बात पे लड़ने लग जाता है, या किसी को बगैर किसी वजह के नींद का मसला हो, बगैर किसी वजह के उसकी भूख खत्म हो रही हो, तो ये वो सारी बातें हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि इस बंदे को मेंटल हेल्थ के लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। यहाँ एक बात बतानी बड़ी जरूरी है कि बाज़ औक़ात वो बंदा खुद ये रियलाइज नहीं कर सकता, इसलिए इस बात की अवेयरनेस फैमिली के सारे मेंबर्स को होनी चाहिए कि ये जो है कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो उन किताबों में लिखा है व्हेन बाबा इज नो मोर द सेम बाबा, इट मीन्स कि उनको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है। तो ऐसी सूरत में जैसे आपने ये कहा था, जिस तरीके से किसी के जिस्म पे फोड़ा निकल आए तो कोई शर्म की बात नहीं है, किसी की आंख दुखने में आ जाए तो कोई शर्म की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो ये एक बीमारी है, जिस्म के अंदर जो कुछ केमिकल हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो जहां उसको सोशल सपोर्ट की जरूरत है और बाकी हमदर्दी की जरूरत है, वहां उसको मेडिकेशन की भी जरूरत है। तो ऐसी तमाम सूरत में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। इकबाल साहब, यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल ऐड करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, अपने आप के लिए एक दायरा बना लेते हैं, दुनिया के या घर वालों से कट जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डिप्रेशन की बहुत बड़ी सिम्टम्स है ना। और ये जो अपने आप को काट लेना है ना, इसको हम एक्चुअली कहते हैं माफ कीजिएगा, इसको हम कहते हैं कि क्विटिंग टेंडेंसीज। एक आदमी कहता है मैं नौकरी पे जाता ही नहीं हूँ, एक आदमी कहता है मैं तो इस रिश्ते में रहता ही नहीं हूँ, मैं तो तलाक देता हूँ, क्या मुझे तलाक दो, और मैं तो शहर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं तो ये घर भी। ये एक्चुअली बड़े सीरियस इंडिकेशंस हैं कि ये एक दिन ये भी कह सकता है कि मैं दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। जो शख्स क्विटिंग टेंडेंसीज के अंदर चला जाए, इस बात का बहुत खतरा होता है कि उसको अपने आप को नुकसान पहुंचाने और सुइसाइडल टेंडेंसीज हो सकती हैं। इस सूरत में फौरन हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच। तला आपने देखा कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे अपने लोगों के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यकीनन, क्योंकि हम कहते हैं ना कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है तो पागल हो गया है, तो क्यों अपने दिमाग का इलाज कराएं। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी कि 20 मिनट दें अपने आप को और सोचें कि मेरा पिछला दिन कैसा गुजरा था, मैंने कौन सी गलतियां की थी, मुझे किस तरह उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, कोई गुनाह हो गया था तो उस गुनाह की माफ़ी किस तरह करनी चाहिए, किसी का दिल टूट गया था तो उस दिल को दोबारा जोड़ना कैसे है। अगर इंसान ये करे तो मेरे ख्याल जावेद साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हुआ है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जिसका नाम है बोल्ड प्रेडिक्शन। चलते हैं सितारों की मालूमात की जानिब, देखते हैं सितारों की सूरत हाल क्या है, सितारों की चाल क्या है, आसमान पे क्या बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं दी वेरी फेमस टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, उनसा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ गायब हैं इतने दिनों से, हम ढूंढ रहे हैं आपको कि सितारों के हाल चाल पूछें आपसे। बस मेरे सितारों में लगता है गड़बड़ हो रही है इसलिए। चले उनसा, वैसे तो इस हफ्ते का आगाज कल से हुआ था, लेकिन ट्यूसडे आज है तो आज भी पूरा हफ्ता ही आगे हमारे आगे पड़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको, इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं? स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज से शुरू करते हैं और एरीज के लिए जो कार्ड आया है, पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड जो एरीज के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो दोनों कार्ड जो है एरीज वालों के लिए कप्स के कार्ड हैं। तो ये कार्ड कह रहे हैं कि एक तो ऑफर आती हुई नजर आ रही है, कोई जॉब ऑफर आ सकती है, जिन लोगों की जॉब इश्यूज चल रहे हैं या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, कोई और जॉब करना चाह रहे हैं, तो कोई नई ऑफर आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है, ट्रैवलिंग की गुड न्यूज भी हो सकती है, कोई रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है, किसी दोस्त का मैसेज कॉल भी आने का के चांसेस नजर आ रहे हैं। टॉरस के लिए द स्टार का कार्ड है, उसके बाद जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टॉरस वालों के लिए मतलब जो है थोड़ा सा मुश्किलात भी नजर आ रही है, मसरूफियत भी काफी नजर आ रही है। साथ साथ होप एंड फेथ का कार्ड भी है कि अल्लाह पे भरोसा रखें, जिस भी हालात से आप गुजर रहे हैं पॉजिटिव सोचें, हमेशा सोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, भरोसा होनी चाहिए अपनी काबिलियत पे, और उसके बाद जो है वो अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। टॉरस के बाद है जिमिनाई। जिमिनाई वालों के लिए एक जो कार्ड है वो नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जिमिनाई वालों की शादी के काफी चांसेस नजर आ रहे हैं, जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, लेट शादी के मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उनकी शादी के मसला जो है वो हल हो जाएगा। घरेलू ताल्लुकात भी उनके अच्छे रहेंगे जिमिनाई वालों के लिए। बिजनेस और कारोबार में थोड़ा सा लॉस हो सकता है, तो बहुत सोच समझकर उनको फैसला करना चाहिए।
सदका आपने जरूर देना है, सबके किसी भी दिन दे सकते हैं। और कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो सदका होता है किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी प्यासे को पानी पिलाना। सदका जरूर दीजिए जेमिनी वाले। इसके बाद जो है वो जेमिनी के बाद कौन सा स्टार आता है? कैंसर की 8 ऑफ कप्स है कैंसर वालों के लिए, तो काफी कैंसेरियंस के लिए ब्रेकअप के चांस बता रहे हैं। तो अपने जो ताल्लुकात जो हैं पार्टनर के साथ वो ज्यादा गुस्सा और आर्गुमेंट्स मत करें, बच्चों पे तवज्जो दें। कैंसर वाले कैंसेरियंस के लिए कारोबारी लिहाज से बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट नजर आ रहा है। कि पेंटिकल्स का नजर आ रहा है, इसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो अपने घर मकान की तब्दीली भी कैंसेरियन आ रही है। अगर आप सोच रहे हैं मकान लेने तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है। और उसके अलावा कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए द फूल का कार्ड है। एक चीज पर फोकस मत करें, एक चीज पर डिपेंड मत करें, फोकस नहीं डिपेंड पॉसिबिलिटीज को ओपन रखें, ऑप्शंस को खुला रखें। चाहे वो रिश्ते हो, प्रपोजल्स हो, या उसके साथ साथ जो है वो या कोई बिजनेस ऑप्शंस हो, तो अपने ऑप्शंस को जो है वो ओपन रखें। लियो वालों के लिए ट्रैवलिंग नजर आ रही है। थोड़ा लियो वाले होते हैं बातों में जाते हैं, तो इधर उधर मत कान धरें, और बल्कि जो बात है जो है वो सिचुएशन को देखें, असलियत को जो है वो देखने की कोशिश करें। लियो के बाद वो वर्क वालों के लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। जब वो ट्रैवलिंग करते हैं तो अच्छा है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाएं। जॉब क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर घरेलू ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बैठकर बात करें सामने, थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि खुद डायरेक्टली बात होनी चाहिए। पर थोड़ा स्टार्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, किसी काम की शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो काम हो सकता है थोड़ा शुरू में मुश्किल लगे, टफ लगे, उसके बाद जो है वो आसानी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, लेकिन शुरू में थोड़ा घबरा। वर्गों के बाद है लिब्रा, और लिब्रा वालों की सेहत, आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। सेहत उनकी डाउन नजर आ रही है। ब्लड प्रेशर या मिग्रेन वालों के जो इश्यूज हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। बर्डन, स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, काम का दबाव ज्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं लिब्रा वालों के लिए। और कुछ नया कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नया बिजनेस अगर करने का इरादा है तो ये टाइम है। कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी है और सोच रहे हैं, डबल माइंडेड हो रहे हैं, स्विच करना चाहिए नहीं, तो ये अच्छा टाइम है, स्विच कर सकते हैं जॉब। सही। स्कॉर्पियो के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम पीरियड नजर आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है इस वीक में। कोई कहीं से कोई पैसे की ऑफर आती हुई नजर आ रही है, कोई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है, ये कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है, तो बिगिनिंग नजर आ रही है किसी काम की। स्कॉर्पियंस के लिए कामयाबी, सक्सेस नजर आ रही है। अगर कहीं अब्रॉड में रहते हैं तो घर की वापसी नजर आ रही है, या अगर कहीं इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की थी तो उनको जो है वो मामला उनके फेवर में जा सकते हैं। कोर्ट वगैरह में अगर इश्यूज चल रहे थे, केस चल रहा था, तो उनके फेवर में मामला जा सकते हैं। स्कॉर्पियो फेम भी नजर आ रहा है। और अगर कोई ऐसा काम करें जैसे मीडिया वगैरह में या कम्युनिकेशन, कोई ऐसी स्किल्स हैं आपके पास तो उसको जरूर अपने इसको लेकर आए काम में। स्कॉर्पियो के बाद सैजिटेरियस, हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स की का कार्ड है सैजिटेरियस वालों के लिए। तो लोगों के साथ मीटिंग्स, मुलाकातें, काफी ज्यादा ये पूरा वीक उनका बिजी रहेगा। नए लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। कुछ पैसों की लेन देन मुझे नजर आ रही है सैजिटेरियस वालों के लिए। और उसके साथ साथ जो है द मून का कार्ड है। कुछ ऐसे लोग हैं सैजिटेरियस वालों के आसपास जो उनसे बहुत ज्यादा हसद करते हैं, होते हैं, दुश्मनी नजर आ रही है, तो बहुत केयरफुल रहने की आपको जरूरत है। और इसके बाद कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत क्रिएटिव हैं और आप बहुत एनर्जेटिक हैं। अपनी एनर्जी को जो है वो
ज़ाया मत करें, बल्कि किसी काम में लेकर आएं, कोई नया कोई काम शुरू कर सकते हैं, घर में ना बैठें, बल्कि सिर्फ प्लानिंग मत करें। ये टाइम आपके एक्शन का है, एक्शन लें। टाइम जो आपकी काफ़ी अर्से से जो प्लानिंग्स कर रहे थे उनको अब एक्शन में तब्दील कीजिए। सही। कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा झगड़ा हो रहा है तो बहस मत कीजिए, किसी से लड़ने मत शुरू हो जाइए, बल्कि पेशेंस आपने रखना है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। सही। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत जगह एक्वेरियस वालों के साथ है और आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। नए नए चांसेस लेने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है। और उसके अलावा अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, कुछ अच्छे दिन, कुछ जो है थोड़े कम अच्छे दिन, लेकिन होप एंड फेथ का कार्ड भी है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, अच्छी उम्मीद रखें, पॉजिटिव ज़रूर आपकी थॉट्स जो हैं, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। सही। लास्ट स्टार है पाइसेस, और पाइसेस के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कोई अहम फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई अहम फैसला लेने से पहले किसी से मशवरा जरूर कर लीजिए। आपके कोई सीनियर है या घर पे कोई बड़ा है, उसकी सपोर्ट से आपके मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं पाइसेस वालों के। ये पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए, मैच्योरिटी नजर आ रही है, एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है उसका फायदा जरूर उठाइए और उसको इस्तेमाल कीजिए। सही। अच्छा उनसे ये बताइएगा कि अब सितारों की बात तो हो गई, थोड़ा सा सियासी सूरत हाल पे आ जाते हैं, उन सारे देख लेते हैं। सागदार साहब ने दावा किया है कि वो डॉलर को 200 से नीचे लेके आएंगे, तो ये सितारे कब आपको इनकी फेवर में नज़र आते हैं? जो उन्होंने दावा किया है, क्या वाकई कुछ ऐसी मईशत का बेहतरी का नज़र आ रहे हैं आपको सितारे? अच्छा देखिए, पॉजिटिव हैं सागदार साहब के लिए। मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहला ये बड़ा खुशियों का कार्ड होता है, ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। उसके साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो ये कार्ड्स तो पॉजिटिव हैं और ये कार्ड जो है ट्रैवलिंग का भी होता है। हो सकता है बाहर की कंट्री से कुछ एड आए, फंड्स आए, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसा तो आता हुआ नजर आ रहा है मुल्क में। अब ये बात है कि इसका इस्तेमाल भी हो और मुल्क में लगाया जाए। इकोनॉमी मुझे तो स्टेबल तो नजर आ रही है और पाकिस्तान में पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है। और ट्रैवलिंग जैसे कोई ऐसे कारोबार जो सही। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया। 8 पाकिस्तान में डॉलर्स की सूरत में तो वी होप कुछ स्टेबिलिटी नजर आएगी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आएगा। सोशल मीडिया पर फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।